Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with process of perception. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम परसेप्शन का जो मीनिंग है, इसके जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं. तो आई होप आप परसेप्शन का जो मीनिंग है उसको समझ गए होंगे. तो अब हम यहाँ पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन है उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो प्रोसेस है परसेप्शन का उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे जो परसेप्शन का मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद ही हम यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उसको समझ पाएंगे, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को उनको हम समझ पाएंगे. तो अभी हम यहाँ पे जो प्रोसेस है परसेप्शन का उससे स्टार्ट करेंगे. So before we start with process of perception, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with process of perception. तो अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे कोई पर्सन जो है उसका बिहेवियर जो है वो डायरेक्ट होगा उसके परसेप्शन के थ्रू, उसी को हम यहाँ पे परसेप्शन का प्रोसेस बोलते हैं. तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा परसेप्शन के प्रोसेस में वो है यहाँ पे स्टिमुलाई. अब इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो मॉडल हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करेगा कि यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो पहले थ्रो होगा ऑन द एम्प्लॉयज, उसके बाद ही वो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोसेस है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है स्टिमुलस. तो अब यहाँ पे ये जो स्टिमुलस है वो यहाँ पे कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है यहाँ पर, और या फिर वो और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो एक्चुअली यहाँ पे इवेंट हो सकता है, पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो अब ये जो स्टिमुलस है वो एक ऐसी चीज़ है जो सिचुएशन को डिनोट कर रही है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर होगी. तो अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हम ये जो प्रोसेस है परसेप्शन का इसको समझ पाएंगे ठीक से. तो अब यहाँ पे जो स्टिमुलस है उसके अंदर ये हो सकता है कि कोई भी एक गिवन सिचुएशन है जहाँ पर जो कस्टमर है लेट्स से वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से. अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है उससे यहाँ पे कोई एक कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कंप्लेंट कर रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर. तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम यहाँ पे इसको कैसे हैंडल करेंगे. कोई एम्प्लॉय जो है उस पर ये स्टिमुलस थ्रो किया गया है, ये सिचुएशन उसके पास है, यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है जो उसको दी गई है और इस प्रॉब्लम को उसे हैंडल करना है. तो इसी को हम यहाँ पे स्टिमुलस कह रहे हैं. ये कोई एक इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है. लेट्स से यहाँ पर मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. मान लेते हैं कोई मैनेजर है और यहाँ पे उस मैनेजर को यहाँ पे एक एम्प्लॉई है जो कि यहाँ पे जो उसके टास्क हैं उसको एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर वो रिपीटेडली ऐसा कर रहा है कि वो टास्क को फुलफिल नहीं करता है, कंप्लीट नहीं कर पाता अपने टास्क को. तो ऐसे एम्प्लॉय से उस मैनेजर को डील करना है. तो स्टिमुलस में यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इवेंट हो सकता है या पर्सन से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है. तो इसी के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कोई प्रोडक्ट से अगर यहाँ पे कस्टमर को कोई कंप्लेंट है तो अब उस कस्टमर को हमें हैंडल करना है. यहाँ पे एक मैनेजर को ये सिचुएशन मिली है कि उसको जो एम्प्लॉय है कोई वो अपने जो टास्क हैं उसको एकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है और ऐसा रिपीटेडली हो रहा है. तो इसको यहाँ पे इस मैनेजर को डील करना है.
तो इसी को हम यहाँ पे स्टिमुलस बोलेंगे। अब जैसे इसको इजी एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था, तो अब यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्टिमुलस यहाँ पे हंगर हो सकता है और यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे होगा ईटिंग फूड। तो इसको हम यहाँ पे स्टिमुलस बोलते हैं। हंगर जो है वो एक स्टिमुलस है जो किसी भी एक इंडिविजुअल पे थ्रू हुआ होगा और उसके बाद यहाँ पे इसी स्टिमुलस से इंस्पायर होके यहाँ पे उस इंडिविजुअल ने यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दिया। तो इसी को हम यहाँ पे स्टिमुलस बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो अब इस केस में जब हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्टिमुलस का रोल होगा। स्टिमुलस जो है वो एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, जो एक पर्सन के सराउंडिंग्स हैं उसमें यहाँ पे कुछ भी उसका जो स्टिमुलस है वो हो सकता है जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने देखा और इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को हम आगे कैरी करेंगे। यहाँ पे जो फर्दर प्रोसेस के स्टेप्स हैं उसमें भी हम इसको समझेंगे कि कैसे यहाँ पे अगर ये स्टिमुलस है तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप होगा परसेप्शन के प्रोसेस में वो है यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म का मतलब है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पे फिर जो स्टिमुलस यहाँ पे थ्रो किया है उस इंडिविजुअल पे वो उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो इसकी प्रोसेसिंग की बात यहाँ पर हो रही है कि पहले यहाँ पे जब उसको वो सिचुएशन मिली तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो कैसे देख रहा है उस प्रॉब्लम को या जो भी सिचुएशन है उसको या उस स्टिमुलस को। तो यहाँ पे जो परपेचुअल मैकेनिज्म है उसमें पहले आता है सिलेक्शन। जो भी यहाँ पे कोई भी सिचुएशन होगी उसमें पहले यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो उसका सिलेक्शन करेगा। तो अब वो इंडिविजुअल जो है वो पहले यहाँ पे जो भी डिफरेंट इवेंट्स उसके एनवायरनमेंट में अकर हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स जो हैं या जो भी सिचुएशंस जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। तो पहले यहाँ पे वो इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्शन करेगा कि यहाँ पे उसको किस स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स करना है, और ये वो सिलेक्ट करेगा अपने इंटरेस्ट से, एक्सपीरियंस से, अपने बैकग्राउंड से। तो अब यहाँ पे जैसे हमने सिचुएशन में यहाँ पे हमने इसको प्रिसाइज कर दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोडक्ट जो है वो उसको लेकर यहाँ पे किसी कस्टमर को कंप्लेंट है, तो ये हमने यहाँ पे इस सिचुएशन को प्रिसाइज कर दिया। एक जो सिलेक्टेड स्टिमुलस है वो हमने यहाँ पर दे दिया उस इंडिविजुअल को। तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो एक एम्प्लॉय होता तो अब यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती हैं। तो अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको केटर करेगा।
और जो एक्सपीरियंस है उसका, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे भी वो यहाँ पे सिलेक्शन करता है उस स्टिमुलस को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हुई है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी यहाँ पे सराउंडिंग्स हैं उस इंडिविजुअल के, वहाँ पे न्यूमरस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो रही होंगी या सिचुएशंस जो है वो अराइज हो सकती है। तो उनमें से किस सिचुएशन पे यहाँ पे इस एम्प्लॉय को फोकस करना है, किस सिचुएशन को सिलेक्ट करना है या प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके किस पे उसे रिएक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो ये सिलेक्शन करता है। तो अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है वो उन न्यूमरस जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में, उसको वो यहाँ पे सारे ही इवेंट्स को केटर नहीं कर सकता एट वंस। तो इसीलिए वो यहाँ पे पहले एक जो इवेंट है उसको सिलेक्ट करता है कि उसको किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है। और हमने यहाँ पे देखा कि वो सिलेक्शन कैसे हो सकता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लेते हैं अब ये एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर सर्विसेज से होता, तो फिर इस केस में यहाँ पे ये जो इवेंट है जहाँ पे कस्टमर जो है उसको कोई कंप्लेंट है प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर इस एम्प्लॉय को यहाँ पे इस सिचुएशन को केटर करना होता, वो यहाँ पे इस सिचुएशन को सिलेक्ट कर लेता। अब और अब अगर यहाँ पे इसी एम्प्लॉय के लिए ये सिचुएशन होती कि यहाँ पे कोई मैनेजर जो है उसको ऐसे एम्प्लॉय को हैंडल करना है जो अपना टास्क जो है वो एकम्प्लिश नहीं कर पाता, तो अब यहाँ पे अगर ये एक कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कस्टमर सर्विसेज पर्सनेल है, तो फिर इस केस में यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे सिचुएशन को केटर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे वो एक मैनेजर नहीं है। तो इसमें इस एम्प्लॉय ने क्या किया, सिलेक्ट किया पहले कि किस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स कर सकता है, उसमें से गिवन कंडीशंस में से उसको सिलेक्ट करना होगा पहले, जो भी सिचुएशंस आसपास उसके अकर हो रही हैं उसमें से उसको सिलेक्टिव ही रिस्पॉन्स देना है, तभी वो यहाँ पे उस पर एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को केटर कर पाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे इस सिचुएशन में पहले ये एम्प्लॉय जो है उसका जो परपेचुअल मैकेनिज्म है वो यहाँ पे पहले ये होगा कि वो सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन को पहले परफॉर्म करेगा, और उसके बाद आता है यहाँ पर परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर ही सिलेक्शन के बाद उसको वो ऑर्गेनाइज करेगा। तो अब जब यहाँ पे पहले उस इंडिविजुअल ने यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया है, उस स्टिमुलस को सिलेक्ट कर लिया है जिसके अगेंस्ट उसे रिस्पॉन्स करना है, उसके बाद वो यहाँ पे उसे ऑर्गेनाइज करेगा। अब वो जो सिचुएशन थी वो उसके इंटरेस्ट में थी, उसके एक्सपीरियंसेस को लेकर थी और बैकग्राउंड को लेकर थी, तो अब वो यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहता है। और ऑर्गेनाइज करने का मतलब है यहाँ पर कि वो जो भी इवेंट है, जो भी यहाँ पे सिचुएशन है, उसको वो यहाँ पे मीनिंगफुल सिचुएशन में कन्वर्ट करना चाहता है ताकि वो उसका अल्टीमेटली सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि वो उस सिचुएशन को मीनिंगफुल बनाना चाहता है और अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहता है अपने लिए, तभी वो यहाँ पे उस सिचुएशन को केटर कर पाएगा, उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा और फिर उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो पहले सिलेक्ट कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर रहा है, उस सिचुएशन को, और उसके बाद वो यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करेगा एक मीनिंगफुल इवेंट के अंदर, उसको मीनिंगफुल बनाएगा, अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, तभी वो यहाँ पे उसको केटर कर पाएगा। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग है, जब सिलेक्शन हो जाता है किसी भी इवेंट का, जो भी प्रॉब्लम है, जब वो कोई इंडिविजुअल जो है वो रेडी होता है उस इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म कर सकता है, कैसे यहाँ पे वो उस इवेंट को एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है ताकि वो उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए। तो अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे प्रोसेसेस जो है वो चल रहे हैं विद इन अ प्रोसेस। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे इसको फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो परसेप्शन का प्रोसेस हम देख रहे हैं। परसेप्शन के प्रोसेस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने स्टिमुलस देखा, और यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होगा, मतलब यहाँ पे स्टिमुलस जब आया, कोई भी एक इवेंट जब अराइज हुआ या कोई सिचुएशन जो है वो अराइज हुई, उसके बाद यहाँ पे कैसे वो एम्प्लॉय जो है उसको परसीव करेगा, इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं यहाँ पर परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर। तो अब परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे पहले सिलेक्शन हुआ, वो जो स्टिमुलस था यहाँ पे, इसमें यहाँ पे वेरियस स्टिमुलस हो सकते थे, इसीलिए यहाँ पे ये इंडिविजुअल जो है उसने पहले एक स्टिमुलस को यहाँ पे सिलेक्ट किया
अपने इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा। और इसका जो स्टेप है परपेचुअल मैकेनिज्म का, जो लास्ट स्टेप है वो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है। तो अब यहाँ पे ये जो 3 स्टेप्स हमने यहाँ पर देखे, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन का पार्ट है। तो आई होप अब आप इसमें आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे वो इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा यहाँ पे उस इवेंट को, जो भी यहाँ पे सिचुएशन है उसको। तो अब ऑर्गेनाइजिंग में पहले यहाँ पे वो फिगर ग्राउंड को परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे जो फिगर ग्राउंड का मीनिंग है वो एक्चुअली यहाँ पे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाइफर्केट करने के लिए होता है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सिलेक्शन के अंदर ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है जो वो पर्सन परफॉर्म करेगा, और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे उसको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा उस इवेंट को, जो सिलेक्टेड इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए वो यहाँ पे फिगर ग्राउंड का यूज करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अब फिगर का मतलब है यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है या सिग्निफिकेंट थिंग्स हैं वो, और यहाँ पे जो ग्राउंड है उसका मतलब है यहाँ पे जो भी इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ पे उस लेट्स से इस एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है, जिसको वो फिगर कह रहा है, और जो ग्राउंड है वो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट थिंग्स हैं जिसपे यहाँ पे उस एम्प्लॉय को फोकस नहीं करना है, जिनको लेकर यहाँ पे उस एम्प्लॉय को वर्क नहीं करना है। तो यहाँ पे फिगर पे ही वो फोकस करेगा, उसी को वो यहाँ पे केटर करेगा और उसी को फोकस रख के यहाँ पे अपना जो बिहेवियर है उसको शो करेगा। तो अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय के लिए जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन या थिंग्स हैं वो ही मीनिंगफुल हैं, और यहाँ पे जो ग्राउंड है वो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट थिंग्स है, मतलब वो मीनिंगलेस है उसके लिए, उस पर उसे फोकस नहीं करना है। तो अब इसको यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब उसको ऑर्गेनाइज करना है उस एम्प्लॉय को, यही सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर उसके लिए कंप्लेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करता है इस इवेंट को कि वो यहाँ पे सिर्फ जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्क कर रहा है कि यहाँ पे वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए उस प्रोडक्ट को लेकर। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उसके लिए जो कस्टमर की कंप्लेंट है, मतलब वो कस्टमर जो है वो उसके लिए यहाँ पे फिगर है और सिग्निफिकेंट थिंग या मीनिंगफुल थिंग है, उसके लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एक इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड है। तो अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है कि जब ये सिचुएशन है कि यहाँ पे कस्टमर ने कंप्लेन किया है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो वो इस सिचुएशन में इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, फिगर और ग्राउंड से। अगर तो इस केस पे यहाँ पे जब वो उसका जो फिगर है वो यहाँ पे कस्टमर है, तो इस केस में यहाँ पे वो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको केटर करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्क करेगा, और उस कस्टमर की डिलाइट के लिए वर्क करेगा उस एक पर्टिकुलर कस्टमर की। और यहाँ पे प्रोडक्ट पे वो फोकस नहीं करेगा कि यहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट में ही चेंजेस कर देता तो यहाँ पे फ्यूचर में भी जो कंप्लेंट्स हैं जो किसी कस्टमर को हो सकती है उसको भी वो अवॉइड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की कंप्लेंट पे फोकस किया, उसी को रिजॉल्व करने के लिए वर्क किया। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने यहाँ पे इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया फिगर एंड ग्राउंड के बेसिस पे कि यहाँ पे उसने उसे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद उनको जो मीनिंगफुल लगा यहाँ पे इस एम्प्लॉय को उसको ही यहाँ पे इसने केटर किया, उसी पे फोकस करके यहाँ पे अपना बिहेवियर जो है वो शो करेगा।
तो अब इस सिचुएशन में यहाँ पे वो ये ऐसा भी कर सकता था कि वो प्रोडक्ट को यहाँ पे फिगर बनाता और कस्टमर को ग्राउंड, ताकि वो यहाँ पे प्रोडक्ट को ही इम्प्रूव करके यहाँ पे उस कस्टमर की कंप्लेंट को भी रिजॉल्व कर देता और जो फ्यूचर में कंप्लेंट्स आने वाली हैं उनको भी वो अवॉइड कर सकता था। तो अब यहाँ पे इसका रिवर्स भी हो सकता था यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो फिगर होता और यहाँ पे जो कस्टमर है वो सिर्फ ग्राउंड होता। तो यहाँ पे ये एक प्रिंसिपल है फिगर ग्राउंड, जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइज करेगा उस इवेंट को या सिचुएशन को। तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड प्रिंसिपल है वो है यहाँ पे परपेचुअल ग्रुपिंग। तो अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग है उससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो भी सिमिलर नेचर की ऑब्जेक्ट्स होंगी उसको हम यहाँ पे एक ग्रुप कह देते हैं, और जो यहाँ पे जो भी सिमिलर थिंग्स होंगी या सिमिलर इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम यहाँ पे एक ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं, जिसको हम ग्रुप बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये एक परपेचुअल ग्रुप है और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे अगर वो इस प्रिंसिपल के थ्रू ऑर्गेनाइज करना चाहता है परपेचुअल ग्रुपिंग के थ्रू, तो वो यहाँ पे जो भी सिमिलर नेचर की ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिमिलर नेचर के पर्सनस हैं, उनको यहाँ पे उनका एक ग्रुप जो है वो फॉर्म कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल सोल्यूशन जो है वो उस प्रॉब्लम के लिए फाइंड कर सकता है उस सिमिलर नेचर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं उनके लिए। तो अब यहाँ पे इसको हम इस एग्जाम्पल में कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर वो एम्प्लॉय जो है उसको यहाँ पे सिर्फ एक कस्टमर नहीं हो सकता है, यहाँ पे 6 to 7 कस्टमर होते या उससे ज़्यादा होते। तो इस केस में यहाँ पे अगर उनको प्रोडक्ट से सिमिलर नेचर की कंप्लेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे लेट्स से ये प्रोडक्ट जो है वो एक आयरन है और यहाँ पे इस आयरन में उनको सिर्फ जो वायर है उस आयरन की उससे ही इश्यूज हैं, तो यहाँ पे ये जो कस्टमर्स हुए वो यहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम हुई इनकी, और इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो इन कस्टमर्स का जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है उसके लिए वो यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्म कर देगा इनका, और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो वायर्स हैं प्रोडक्ट की उसको रिप्लेस कर देगा। इससे भी वो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को केटर कर सकता है। बस अभी यहाँ पे क्या करना है हमें कि परपेचुअल ग्रुपिंग करनी है, जो भी यहाँ पे सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम्स हैं या इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमें ग्रुप करना है, ताकि एक सिंगल सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट कर पाएँ सारी ही ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन्स के लिए। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है इस मैनेजर को, जो एम्प्लॉय है यहाँ पे हो सकता है 10 to 15 ऐसे एम्प्लॉय होते जो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं करते टाइम से, तो इस केस में यहाँ पे ये मैनेजर जो है वो ग्रुप बना देता है इन 10 to 15 एम्प्लॉयज़ का, और उसके बाद वो उसके सोल्यूशन के लिए सोचता कि वो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन जो है वो इन 10 to 15 एम्प्लॉयज़ के लिए मेक कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है, ताकि वो यहाँ पे अपना टास्क जो है वो टाइमली अकम्प्लिश कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने परपेचुअल ग्रुपिंग के अंदर देखा कि हमें जो सिमिलर नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप करना है, उनका एक ग्रुप फॉर्म करना है, ताकि हम यहाँ पे सिंगल सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर पाएँ और उससे यहाँ पे जो सारे ही ग्रुप है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे जो परपेचुअल ग्रुपिंग है वो यहाँ पे इसीलिए यूजफुल प्रिंसिपल है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, कि वो यहाँ पे अगर उसको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अगर उस पर थ्रो की जाती हैं, यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो यहाँ पे मोर इन नंबर होगा जब, तो उस केस में यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो परपेचुअल ग्रुपिंग कर सकता है, जो सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम्स हैं या इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे एक ग्रुप में डिवाइड कर सकता है, ग्रुप्स में डिवाइड करके या ग्रुप फॉर्म करके यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो उनका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। तो अब यहाँ पे वो ग्रुप करने के लिए भी यहाँ पे क्या हमने देखा, क्या कंडीशन है यहाँ पर कि वो सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर इन नेचर होने चाहिए और प्रॉक्सिमिटी होने चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है यहाँ पे रिलेटेडनेस, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हीं पे यहाँ पे डिपेंड करेगा कि उसको यहाँ पे कैसे ग्रुप्स जो है वो फॉर्म कर सकता है, तभी यहाँ पे वो ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म हो पाएंगे। तो यही यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर परपेचुअल ग्रुपिंग का प्रिंसिपल था, जिसके थ्रू यहाँ पे कोई एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं,
और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कॉमन टेंडेंसी है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कि वो यहाँ पे हर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ताकि उसके बाद वो उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर पाएँ। तो इसीलिए हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, उसको केटर करने के लिए, उसका सोल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को ऑप्ट करेंगे। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, ताकि वो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, जैसे ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे अगर ज़्यादा स्टिमुलस होता, वहाँ पे मोर इन नंबर होते स्टिमुलस अगर, तो उनको यहाँ पे पहले जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करता, और उसके बाद यहाँ पे जो लेस सैलिएंट इंफॉर्मेशन है उसको वो इग्नोर करेगा, और यहाँ पे जो सैलिएंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो केटर करेगा, उसके लिए वो वर्क करेगा। तो यही यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का पर्पस है कि वो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होल है उसको यहाँ पे डिवाइड कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, और उसके बाद ही वो यहाँ पे जो सैलिएंट इन्फॉर्मेशन है और जो लेस सैलिएंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे वर्क कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लेस सैलिएंट इन्फॉर्मेशन होगी जिसके लिए उसे वर्क करना ही नहीं है, वो यहाँ पे उसका जो वर्क है उसको लेस एफिशिएंट बना देंगे, और अगर वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो सोल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट कर पाएगा किसी भी एक गिवन सिचुएशन के अंदर या प्रॉब्लम्स के अंदर। तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग का फोर्थ प्रिंसिपल है वो है यहाँ पे क्लोजर। तो अब यहाँ पे क्लोजर का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो अगर किसी एम्प्लॉय को नहीं दी जा रही है, जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन में हम ले सकते हैं, यहाँ पे जो कस्टमर की कंप्लेंट है हो सकता है उसके पास डिटेल्स ना हो उस कस्टमर की, या जो कंप्लेंट की कॉपी है वो उसके पास ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे उस एम्प्लॉय के पास नहीं है, और वो यहाँ पे क्लोजर को सीक कर रहा है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो। तो इसीलिए यहाँ पे उसके पास जो फुल डिटेल्स है उस सिचुएशन की, जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे इस केस में भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उससे रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स उस मैनेजर के पास होने चाहिए, तभी वो यहाँ पे उसकी जो सोल्यूशन है, उसकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्लोजर का मतलब यही है कि पहले जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको हम कंप्लीट करें, उसको हम तभी रिजॉल्व कर पाएंगे जब वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उस एम्प्लॉय के पास होगी। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे इस सिचुएशन को तभी केटर कर पाएगा, इसको तभी रिजॉल्व कर पाएगा जब उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तभी वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो वो यहाँ पे अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता है। जैसे यहाँ पर इस मैनेजर के केस में हो सकता था कि यहाँ पे अगर डिटेल्स उसके पास नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस एम्प्लॉय के साथ, उसके बेसिस पे भी वो यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन का क्लोजर जो है वो कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो क्लोजर है उसको हम फिल द गैप्स भी बोलते हैं। जो भी गैप्स हैं इन्फॉर्मेशन में उसको यहाँ पे फिल करने को भी हम क्लोजर बोलते हैं। तभी यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद ही यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसी से यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर सिलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म कर पाता है, जिसमें वो यहाँ पे फिगर ग्राउंड, जिसमें यहाँ पे उसे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को बाइफिकेट करना है, और उसके बाद जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फिगर है, उस पर फोकस करके यहाँ पे उसे उस प्रॉब्लम को केटर करना है। उसके बाद यहाँ पे परपेचुअल ग्रुपिंग है, जिसमें जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको उसे एक साथ ग्रुप करना है और उसका एक सिंगल सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है।
सिंप्लीफिकेशन में हमने देखा कि उसे कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो मोर एफिशिएंटली जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर पाए। और यहाँ पे क्लोजर का मतलब है कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए उसके पास, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ पे उसके पास्ट एक्सपीरियंस से जो गैप्स हैं इन्फॉर्मेशन में उसको फिल कर सकता है। तो आई होप आप यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल्स हमने देखे यहाँ पे, उसको समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो परपेचुअल मैकेनिज्म को हम देख रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन के जो स्टेप्स हैं वो होते हैं मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो यहाँ पे थर्ड स्टेप है वो है इंटरप्रिटेशन। तो अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो क्या मीनिंग असाइन करता है टू सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। अब जिस सिचुएशन को यहाँ पे उस एम्प्लॉय ने सिलेक्ट किया है और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पर परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे इस इंटरप्रिटेशन से ये समझते हैं कि यहाँ पे उस एम्प्लॉय ने जो सिलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को और ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद क्या मीनिंग उसको समझ में आया, क्या मीनिंग वो असाइन करना चाहता है उस इन्फॉर्मेशन को, इसी को हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और यही यहाँ पे बेसिस होगा बिहेवियर का कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो कैसा बिहेवियर शो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है परस्पेक्चुअल मैकेनिज्म के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है उसमें यहाँ पे कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं और राइट भी हो सकते हैं। तो अब जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस हैं उसको हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे जजमेंटल हुआ। ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि उसने जल्दी जज कर लिया बिना सारे ही फैक्ट्स को कंसिडर करे। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो यहाँ पे जजमेंटल थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जजमेंटल होने के साथ साथ यहाँ पे जो हेलो इफेक्ट है वो भी फॉर्म हो सकता है, जिसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन के अंदर ही। तो अब यहाँ पे जो परपेचुअल मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन से। तो कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा था वो स्टिमुलस था, और उसके बाद यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म आया जो उस एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। स्टिमुलस जो है वो सराउंडिंग से थ्रो होता है उस एम्प्लॉय के ऊपर, जो फिर उस स्टिमुलस से उसने क्या परसीव किया कि वो कैसे उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता है। इसको हम यहाँ पे देख रहे होते हैं परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन को परफॉर्म करता है एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आउटपुट, और आउटपुट के बाद यहाँ पे बिहेवियर जो है वो फाइनली यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो है वो शो करता है, मतलब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो परफॉर्म होता है या एम्प्लॉय जो है उसको शो करता है। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बिहेवियर होगा एम्प्लॉय का उसको हम देखेंगे जो कंप्लीट करेगा यहाँ पर इस प्रोसेस को परसेप्शन के। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो होगा इन फॉर्म ऑफ चेंजेस। वो चेंजेस जो हैं वो किस में हो सकते हैं, बिलीफ्स में, फीलिंग्स में, ओपिनियंस में और एटीट्यूड में। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट होगा जो कि यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म के बाद यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो शो कर रहा होगा। तो अब
जो आउटपुट है वो हो सकता है कि यहाँ पे चेंज हो जाए उस एम्प्लॉय के ओपिनियंस में या उसकी फीलिंग्स, बिलीव्स या एटीट्यूड के अंदर, तो इसी को हम यहाँ पे आउटपुट बोलेंगे। और इसी से यहाँ पे जो बिहेवियर है वो फॉर्म होगा। इसी आउटपुट के बेसिस पे यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो बिहेवियर शो करेगा और यहाँ पे वो बिहेवियर भी यहाँ पे चेंज हो सकता है इन ओपिनियंस, एटीट्यूड, बिलीफ एंड फीलिंग्स में। तो इसी बिहेवियर से यहाँ पे हम एम्प्लॉय का जो रिस्पॉन्स है उसको देख सकते हैं और यहाँ पे यही बिहेवियर जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टिमुलस है उसके लिए, तो अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होगा रिजल्टेंट टू दिस बिहेवियर, तो अब यहाँ पे वो रिस्पॉन्स जो है वो फिर से एक इनपुट जो है वो फॉर्म करेगा। जैसे इनपुट से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो ही एक्चुअली इनपुट है, जिसका आउटपुट हमने यहाँ पे देखा कि जो चेंज इन बिलीव्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड है। और यहाँ पे इन्हीं आउटपुट से यहाँ पे बिहेवियर जो है वो चेंज होगा, वो शो होगा उस एम्प्लॉय का, और वो बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्स कह सकते हैं उसको हम। उससे यहाँ पे उस एम्प्लॉय के रिस्पॉन्स को हम देख सकते हैं, जो यहाँ पे फर्दर जो नेक्स्ट इनपुट होगा या स्टिमुलस होगा उसको भी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टिमुलस है यहाँ पे उसको फॉर्म करेगा। तो आई होप आप यहाँ पे जो प्रोसेस है परसेप्शन का उसको समझ गए होंगे, जिसमें हमने यहाँ पे स्टिमुलस देखा जिसको हम इनपुट कह सकते हैं। उसमें हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो अराइज हो सकती हैं किसी भी एम्प्लॉय के जो एक एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर, और उस एनवायरनमेंट से ही यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो थ्रू होता है एम्प्लॉय के ऊपर। उसके बाद हमने यहाँ पे परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन को देखा। सिलेक्शन में यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो गिवन स्टिमुलस में से कोई एक स्टिमुलस जो है उसको सिलेक्ट करता है जो उसके इंटरेस्ट, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और उसके बाद वो परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर ही उसको ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हमने फिगर ग्राउंड देखा, परपेचुअल ग्रुप देखा, सिंप्लीफिकेशन देखा और क्लोजर को भी हमने देखा। तो उन सारे प्रिंसिपल से यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म कर सकता है एम्प्लॉय, और उसके बाद परपेचुअल मैकेनिज्म के अंदर इंटरप्रिटेशन को वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद उस इंटरप्रिटेशन के बाद ही यहाँ पे जो आउटपुट है वो फॉर्म होगा उस इनपुट के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पे स्टिमुलस था। और यहाँ पे वो आउटपुट जो है वो चेंज इन बिलीव्स, बिहेवियर, फीलिंग, ओपिनियन एंड एटीट्यूड हो सकता है, और इसी आउटपुट से यहाँ पे जो बिहेवियर है वो शो होगा और रिस्पॉन्स शो होगा। तो अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो परपेचुअल मैकेनिज्म है उसको समझ गए हैं, पूरा जो प्रोसेस है उसको समझ गए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।